हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करने वाले हैं। केस का नाम है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य। 1996 का केस है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी और बेसिकली ये जो केस है वो आपका चाइल्ड लेबर से डील करता है, किस तरह से बच्चों से कम उम्र में काम लिया जाता है और किस तरह से ये समस्या जो है वो समाज में धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो इसी को लेकर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट केसेस और लिस्ट में ये भी केस आता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या अगर मान लीजिए आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु राज्य, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये केस किस आर्टिकल से डील करता है। तो देखिए, ये जो मामला है ये अनुच्छेद 24 से हमारा संबंधित है। आर्टिकल 24 से ये हमारा डील करता है, जो बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाता है, मतलब कि एक तरीके से बाल श्रम पर ये केस रोक लगाता है। इसके अलावा आर्टिकल 24 कहता क्या है, तो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में, खान में या किसी ऐसे ख़तरनाक स्थान पे काम पर नहीं लगाया जाएगा, उनको नियोजित नहीं किया जाएगा। संविधान में मूल अधिकारों के अलावा देखिए कुछ ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं, जिसमें बच्चों के कल्याण से संबंधित कुछ बंदों का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हैं। पहला है आर्टिकल 39 का खंड 6, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए तथा बच्चों को कम उम्र के व्यक्तियों को या बालकों को शोषण से उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनका नैतिक और आर्थिक परित्याग से भी रक्षा होनी चाहिए। इस बात का उपबंध किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, उनकी देखरेख की बात करता है, उनकी शिक्षा के उपबंध की बात करता है। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इस केस के फैक्ट जान लेते हैं। मामले के तथ्य क्या हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता थे MC मेहता, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक PIL दायर की। PIL क्या है ये हम पहले ही अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सेपरेट वीडियो में, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बताते चलूँ कि PIL एक ऐसा वाद होता है जो किसी व्यक्ति की तरफ से कोई दूसरा पर्सन या कोई संस्था ला सकती है जो अपने मौलिक अधिकारों को लागू नहीं करा सकता। तो यहाँ पे ऐसा ही एक वाद जो है वो कोर्ट में लाया गया, लोकहितवाद। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस तरफ कराया कि कैसे तमिलनाडु राज्य के शिवकाशी जिले में दिया सलाई, यानी कि माचिस है ना, और पटाखा बनाने वाले कारखाने में हज़ारों की संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं और उनकी कितनी बुरी दशा है, कितनी दयनीय दशा है, इस तरफ कोर्ट का ध्यान जो है वो कराया गया। और ये निवेदन किया गया कि न्यायालय बालकों के कल्याण के लिए बनाए गए जितने भी एक्ट बना चुकी है अब तक बच्चों के वेलफेयर को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार को कुछ निर्देश दे। इस केस में एक तरीके से कोर्ट से ये याचिका जो लगाई गई थी, ये जो लोकहितवाद दायर किया गया था, एक तरीके से कोर्ट से प्रार्थना की कि जी कुछ दिशा निर्देश दीजिए कि जितने भी एक्ट आपने बच्चों के कल्याण के लिए बनाए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बच्चों की ऐसी दशा के संबंध में, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, संविधान के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को फिर कुछ निर्देश दिए। अब बाल श्रम से संबंधित ये जो मामला है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें अनेक तथ्य रखे गए थे कि बच्चों के संरक्षण यानी कि उनके प्रोटेक्शन और बाल श्रम की समस्याओं को देखते हुए इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। क्या क्या हैं वो गाइडलाइंस? सबसे पहली गाइडलाइंस जो कोर्ट ने जारी की वो है कि न्यायालय को ये निर्देश दिया, न्यायालय ने, कि एक बाल श्रम पुनर्वास कल्याण निधि, एक चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड जो है उसकी स्थापना की जाए, जिसमें जो नियोजक है यानी कि जो बच्चों को काम पर रख रहा है ना, वो हर बच्चे के लिए 20,000 रुपये कंपनसेशन के रूप में जमा करे, जिसका प्रयोग उस बच्चे के पुनर्वास के लिए किया जा सके। तो सबसे पहला जो गाइडलाइन थी वो कोर्ट की ये थी। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन में कोर्ट ने कहा कि जो नियोजक है उसका दायित्व है, उसकी लाइबिलिटी है कि बच्चों को काम से मुक्त करने के बाद
उसका दायित्व खत्म नहीं होगा, यानी उसकी जो लाइबिलिटी है वो बच्चों को काम से मुक्त करने के बाद भी खत्म नहीं होती है, बल्कि सरकार को ये निर्देश दिया कोर्ट ने कि वो सुनिश्चित करे कि बालक के परिवार के एक वयस्क को कम से कम कारखाने में या कहीं दूसरी जगह पर उसके बदले में नौकरी दी जाए, उस बच्चे के बदले में नौकरी दी जाए। इसके बाद जहां जिन मामलों में अगर मान लीजिए उस परिवार के वयस्क को काम नहीं दिया जाता या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको काम दिया जाए, तो वहाँ जो समुचित सरकार है वो बाल कल्याण कोष, जो चाइल्ड वेलफेयर फंड है, उसमें हर बालक खाते में, उसके अकाउंट में जहाँ भी बच्चा कार्य कर रहा है, कम से कम 5,000 रुपये जो है वो जमा करेगी। कौन करेगी? सरकार। तो सरकार पर यह दायित्व डाला गया है कि वो 5,000 रुपये बच्चे के अकाउंट में जमा करें। और जब वयस्क को काम मिल जाएगा, मान लीजिए उसके परिवार का कोई एडल्ट है और उसे काम अभी नहीं मिल पा रहा है, तो जब उसे काम मिल जाएगा तो बालक को काम से हटा दिया जाएगा। और यदि वयस्क को काम नहीं मिलता तो भी जो संरक्षक है उसको ये देखना होगा कि कार्य से मुक्त करके बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भेज दे, और जो 25,000 रुपये हैं उसकी रकम पर मिले जो भी ब्याज आता रहेगा वो बालक की शिक्षा का खर्च होगा जब तक वो 14 साल की उम्र का ना हो जाए। तो 14 साल तक की उम्र तक उसके शिक्षा का जो खर्च है 25,000 रुपये की रकम से मिले ब्याज से चलाया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट गाइडलाइन कोर्ट ने दी थी वो दी कि केंद्र सरकार की जो बाल श्रम नीति है, जो चाइल्ड लेबर पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग न्यायालय ने 9 कारखाने ऐसे बताए थे इस गाइडलाइन में जहां इनका सबसे पहले इनको लागू होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से ये कारखाने ऐसे थे जहां पे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी गई है। वो 9 कारखाने कौन से हैं? पहला है शिवकाशी का माचिस फैक्ट्री, तमिलनाडु, जो हम इस केस में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया था ना कि शिवकाशी में जो दिया सलाई और जो पटाखा फैक्ट्री थी उसमें बच्चे काम कर रहे थे। तो पहला सबसे कारखाने के लिए जिसके लिए गाइडलाइन जारी हुई थी वो था शिवकाशी का माचिस फैक्ट्री। दूसरा हीरा तराशने के गुजरात के कारखाने। तीसरा है फिरोज़ाबाद के शीशे के कारखाने, मुरादाबाद के तांबे बनाने के बर्तन के कारखाने, मिर्ज़ापुर और भदोई में जहां कालीन बनते हैं कालीन के कारखाने। इसके अलावा प्रेस स्टोन पॉलिशिंग इंडस्ट्री जयपुर, अलीगढ़ के ताला बनाने के कारखाने, स्लेट कारखाना मनकापुर का और स्लेट कारखाना मंदसौर का। तो ये वो 9 कारखाने थे जिनके लिए कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि इनमें तो ये गाइडलाइन सबसे पहले जारी होनी चाहिए, इनमें सबसे पहले इनका पालन जो है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन में वह रकम जो ज़िले में रखी जाएगी उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि जिलाधीश है वो क्या करेगा, इसके लिए जिस भी इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है जिले की रकम के लिए वो उस काम पर निगरानी रखेगा। यानी कि जिले की जो रकम है वो किसके पास रखी जाएगी? इंस्पेक्टर के पास, और उस पर निगरानी रखने का काम होगा जिलाधीश का। ठीक, इसके लिए समुचित सरकार क्या करेगी? समुचित सरकार यानी कि सरकार भी कह सकते हैं हम, श्रम विभाग जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें अलग से एक सेल की स्थापना करेगी। एक तरीके से एक तिजोरी की बात की गई है, तो एक तिजोरी की स्थापना करेगी। इसके बाद न्यायालय में श्रम मंत्रालय जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके सचिव को ये निर्देश भी दिया कि वो 1 महीने के अंदर इन निर्देशों के पालन के संबंध में एक एफिडेविट फाइल करें। ठीक, तो कि भाई इसका पालन हो रहा है नहीं, जो भी कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की गई हैं इनका पालन हो रहा है नहीं, तो इसके लिए एक एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया है। अब देखिए, जहाँ तक खतरे से रहित कारखाने का प्रश्न है कि जिन कारखानों में कोई खतरा ही नहीं है, जहाँ तक ऐसे कारखानों का प्रश्न है वहाँ न्यायालय ने निर्देश दिया कि सरकार ये देखे कि बालकों के काम की अवधि 4 से 6 घंटे से ज़्यादा तो नहीं है, मतलब उनसे 4 से 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। साथ ही हर दिन 2 घंटे वो शिक्षा प्राप्त करेंगे अपने काम से ही, और शिक्षा का पूरा जो खर्च है वो नियोजक वहन करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर लगाया है वो उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगा। तो इस तरह से इस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो भी गाइडलाइंस जारी की हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए कि ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं वो हमें पता होने चाहिए। काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट ऐसे माने जाते हैं, और जब भी एग्जाम में हमसे ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं या कोई भी हमें लैंडमार्क जजमेंट लिखना होता है तो हमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं। साथ ही अगर हम उसकी गाइडलाइंस लिख देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ज़्यादा ही मार्क्स मिलने के चांस होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जितनी भी गाइडलाइंस थी वो सब जानी है एमसी मेहता के केस की। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब 1 बाय 1 केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।